30 जनवरी 1948 की सर्द शाम बेहद करीब से 3 गोलियां दागकर 20वीं सदी के महानतम भारतीय महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्यारे का नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। ज्ञात भारत के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला यही व्यक्ति होगा। घटना के वक्त उसके आसपास मौजूद लोग बताते हैं कि मृत्यु से पहले गांधी के मुंह से 2 शब्द निकले थे, हे राम। गांधी की हत्या देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के लिए जाते वक्त की गई थी। 10वीं फेल गोडसे दक्षिणपंथी हिंदू महासभा का सक्रिय सदस्य था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्व सदस्य था, ऐसा कहा जाता है। संघ के साथ उसके रिश्ते गांधी हत्या पर्यंत जारी रहे। इससे कटाव दुराव का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। कुंठित, हिंसक और हीन भावना से ग्रस्त गोडसे और उसकी पार्टी को लगता था कि गांधी मुसलमानों और पाकिस्तान के समर्थक थे। इससे भी ज्यादा संघ, हिंदू महासभा और गोडसे को यकीन था कि गांधी हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे। भारत का बंटवारा उन्होंने किया और ऐसा करके उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया था। गांधी की हत्या के 1 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने गोडसे को मौत की सजा दी। हाई कोर्ट की सुनवाई में इस सजा को बरकरार रखा गया, जिसके बाद नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई। इस हत्या की साजिश में गोडसे के साथी रहे नारायण आप्टे को भी मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि अन्य 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इन सब के गुरु रहे विनायक दामोदर सावरकर भी इस हत्या में एक आरोपी थे, जो किसी तरह से जुगत लगाकर बच निकले। दशकों तक महात्मा गांधी की हत्या के पाप और उससे मिली सामाजिक अछूत की समस्या के चलते संघ ने लंबे समय तक गोडसे से दूरी बनाए रखी, लेकिन हाल के वर्षों में संघ विचार परिवार का एक बड़ा हिस्सा गोडसे की महिमा और प्रशंसा खुलकर करने लगा है। इसमें भाजपा के सांसद और नेता भी शामिल हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। महात्मा नाथूराम गोडसे गोडसे एक दर्जी था। वो फलों की दुकान भी लगा चुका था। अदालती सुनवाई में उसने 150 पैराग्राफ का एक बयान पढ़ा। इसे पढ़ने में उसे 5 घंटे लग गए। उसने अदालत से कहा गांधी को मारने के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी। उसने आरएसएस से संबंध तोड़ लेने की बात कही। उसने अपने नेता विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका से भी इनकार किया, लेकिन सच क्या था? So let's talk about गोडसे। मेरे साथ आज धीरेन झा हैं। इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है, गांधीज असैसिन, गोडसे। धीरेन झा पत्रकार हैं। हमने गोडसे पे काम करना शुरू किया सिर्फ एक जर्नलिस्टिक पीस के लिए। ऐसा कुछ कट्टरपंथ नहीं था उसके अंदर। और वो कांग्रेस के अंदर शिफ्ट होता है। वो खुद एडमिट करता है कि उसने भाषण देना उन छोटे छोटे मीटिंग्स में सीखा, जहाँ गोडसे के पिताजी रहते थे। उसके बिल्कुल पास में ही, थोड़ी ही दूर पे सावरकर भी रहते थे। सावरकर अकेला व्यक्ति नहीं था जो गोडसे का गुरु था। गोडसे का दूसरा गुरु, जिसको आरएसएस के झूठ ने छुपाने का काम किया हमेशा, काशीनाथ भास्कर लिमे। जब गांधी मर्डर का समय में भी आपको यही बात दिखेगा कि वो प्रूव करना चाह रहा है अपना मैस्कुलिन प्रेजेंस। एक अवधारणा बनाया गया कि आरएसएस और हिंदू महासभा ये दोनों अलग थे ना। ये अवधारणा का भी अपना एक हिस्ट्री है। और इसके अलावा इस पॉडकास्ट में मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं निधीश त्यागी। निधीश त्यागी ने अशोक झा के साथ मिलकर इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया है। गांधी की हत्या का ये 75वां साल है। इस 75 साल बाद जैसा नाथूराम गोडसे अपने बिना सोशल मीडिया की जीवन में, जो कि बहुत ही एक लीनियर और छोटी सी जिंदगी, छोटी सी जगहों पे जी रहा था, नाथूराम के जरिए इस समय के भारत को समझने में बहुत मदद मिलती। गोडसे ने क्या गलत किया? ऐसा बोलने वाले लोग बढ़ रहे हैं हमारे आसपास। एक बड़ा सा वर्ग हिंदुस्तान जो कहता है कि गांधी वध है, ये इसको हत्या मानने को तैयार नहीं, जबकि ये रेखांकित किया जाना ही चाहिए कि वो देश का पहली आतंकवादी घटना हुई है। ये गोडसे अपनी एक उपलब्ध होना बता रहा था वो, कि मैं एक इस्तेमाल किए जा सकने वाला बेवकूफ हूं। This is a News Laundry podcast and you're listening to Let's Talk About.
धीरेन्द्र झा की यह किताब आज़ाद भारत के एक पहले, जिसको अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं लोग, उसे भारत का पहला आतंकवादी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। एक तबका ऐसा भी है जो उसको राष्ट्रभक्त और देशभक्त के नज़रिए से देखता है। तो उस गोडसे के व्यक्तित्व के तमाम नए पहलुओं को किताब उद्घाटित करती है। यह संघ और हिंदू महासभा की गतिविधियों पर उस दौरान, जबकि आज़ादी का आंदोलन अपने पूरे पीक पर था, उस पर भी रोशनी डालती है। यह हिंदुत्व के जो नेता, सबसे बड़े विचारक थे विनायक दामोदर सावरकर, उनके बलात् अवसरवादी चरित्र को उजागर करती है। और यह गांधी हत्या की परिस्थितियों पर जानबूझकर फैलाई जाने वाली तमाम अधकचरा कहानियों का जो धुंध है, उसको भी हटाने का काम करती है। निधीश और धीरेन्द्र, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट में आज हम बातचीत करने वाले हैं पिछले 10 सालों में हिंदुत्व के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर, उस पूरे विचार के ऊपर बहुत सारी किताबों का एक पूरा चलन देखने में आया है। अलग अलग लोगों ने किताबें लिखी हैं, शशि थरूर ने लिखी हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर लिखी गई। इस चरित्र को आपने चुना, क्यों आपको लगता था कि इस मौके पर, इस समय पर यह किताब या इस तरह की कोई बहुत शोधपरक चीज़ें आनी चाहिए? देखिए, गोडसे से पहले, गोडसे मेरे रिसर्च में बाद में आया। हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार के हैसियत से संघ परिवार को एक बीट के रूप में कवर कर रहे थे जी। जब बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलता है, उसके कुछ समय बाद तक भी हम नॉर्मल पत्रकारिता कर रहे थे। संघ परिवार के ऊपर आरएसएस और उसके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं उनको कवर कर रहे थे, लेकिन हम साथ साथ आर्काइव भी जाना शुरू कर दिए थे। और हमको लग रहा था कि आरएसएस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आर्काइव में जो कुछ है उनको सामने लाएं, क्योंकि बहुत सारे झूठ फैलाया जा चुका था। आर्काइवल रिकॉर्ड्स दूसरे तरह का पिक्चर दे रहा था, जो सच्चाई बयां कर रहा था। और ये सारा जो फैलाया गया था झूठ, ये गांधी असैसिनेशन के बाद जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया आरएसएस या प्रो आरएसएस राइटर्स की तरफ से, उन लोगों ने ये काम किया। तो असैसिनेशन से पहले के रिकॉर्ड्स क्या बोल रहे थे? उसका शीर्षक बहुत, ये सिर्फ नाथूराम की जिंदगी को लेकर रिसर्च नहीं है, ये उसके सपनों के भारत के बारे में भी है, जो कि भारत, जिस भारत को इस समय हम देख रहे हैं गांधी के 75 साल बाद। और हम देख रहे हैं कि गोडसे को लोग बोलते हैं, तो गोडसे ने क्या गलत किया? ऐसा बोलने वाले लोग बढ़ रहे हैं हमारे आसपास, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे मोहल्लों में बात करने निकले तो कोई उसका मंदिर बना रहा है, कोई उसकी गांधी की मूर्ति पे गोली चला के बता रहा है कि इस तरह की नौटंकियाँ। और इसको एक ज़माने तक हम सब लोग फ्रिंज की तरह देखते थे, पर अब वो खासा मेन स्ट्रीम उसका पूरी तरह हुआ है। वो उस व्यक्ति को जानने समझने का, इसको बहुत नज़दीक से इतना बढ़िया स्केच, मतलब देख पाना, कि उस व्यक्ति को देख पाना और उस तरह के व्यक्ति के अंशों को अपने भीतर, अपने आसपास देख पाना, वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत टेलिंग बात है इस किताब की। इस पूरी किताब में उसका बैकग्राउंड जो उभर कर आता है गोडसे का, उसको देखने, पढ़ने, समझने के बाद एक समझ ये बनती है कि एक सरकारी मुलाजिम का बेटा और सामाजिक जो ढांचा है उसमें ऊपरी पायदान पर कहीं खड़ा है। उस बनिस्बत देखा जाए तो ये आदमी फितूरी भी नज़र आता है। वो फितूर, वो दबाव, वो झुकाव कट्टरपंथ, धर्मांधता की ओर, वो कहीं कोई पॉइंट समझ में आता है जहाँ से वो जुड़ाव शुरू हुआ और वो उसकी तरफ भगा। गोडसे एक ऑर्डिनरी लड़का था। हाँ, चितपावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ। उसका बचपन के कुछ खास परिस्थितियाँ थीं, जिसका इम्पैक्ट हम उसके साइकोलॉजी पे भी देखते हैं। हाँ, पूरा उसका मनोविज्ञान उसका स्कूलिंग शुरू होता है। स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं रहता है उसका, मैट्रिक में फेल हो जाता है और वो अपने पिताजी के पास आ जाता है रत्नागिरी में, जहाँ पोस्टेड थे उसके पिताजी। और जहाँ गोडसे के पिताजी रहते थे उसके बिल्कुल पास में ही, थोड़े ही दूर पे, सावरकर भी रहते थे। तो ये वही समय है जब सावरकर के कांटेक्ट में भी ये आ जाता है। और इसके आसपास नहीं, 929 के आसपास। हाँ, 929, लेट 1929, अर्ली 1930। और ये वो समय भी है जब वो सावरकर सारी माफिया मांग कर आए थे अंडमान से। बिल्कुल। और सावरकर पहली बार, अच्छा यहाँ पे पहली बार ये भी एक पूरा जो बदलता है विषय परिवर्तन जो है, कि जो दक्षिण पंथ का जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी कुछ था वो सब बदल के सारी तोप और बंदूकें प्रशंसा में तब्दील हो जाता है, प्रशंसा में तब्दील होता है, सारी माफ़ी मांगी जाती है और अब सारी बंदूकें जो है मुसलमानों की तरफ घूम जाती हैं। हाँ। तो गोडसे की मुलाकात सावरकर से तब होती है जब सावरकर अपने ज़िंदगी के उस फेज़ में कि जहाँ वो सारी माफिया मांग कर और
अपना सारा जो नज़रिया अपना उनके लिए आज़ादी का मतलब पूरा इस बदलते हैं। आइडियोलॉजी को जब वो डिफाइन कर रहे होते हैं एंटी हाँ, मुस्लिम, मैं आपसे तब मिल रहा हूँ जब मैंने अपने अब निशाना इधर बदल दिया है और अभी मैं माफी मांग के पहुंचा हूँ यहाँ तक। ठीक और बात। वो हाँ। डिफाइन कर चुके होते हैं अपने आइडियोलॉजी को, बाय द वे। जो 1923 में उनका किताब आया था, हाँ। हिंदुत्व। और आप अगर देखेंगे कि जब वो जिस टाइम पे हिंदू महासभा इन्होंने ज्वाइन कर ली है और आरएसएस का ठीक ठाक प्रेजेंस हो गया है, 1937 का वो टाइम है, तो ये जो दोनों संगठनों का रिश्ता है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ पाए कि उस टाइम पे गांधी की हत्या के बाद इन्होंने भले जो भी यू टर्न मारा हो, लेकिन तब तक ये अपने को एक दूसरे के पूरक के तौर पर देख रहे थे। क्या ये ठीक है कहना? पूरक नहीं था, कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं था, ये एक ही थे दरअसल। हाँ। और ये तो खैर मतलब जो डबल स्पीक भी जो भी रहा है लगातार, ये इसकी भी उपज उसी प्रवृत्ति से आती है। हिंदू महासभा और आरएसएस तो मतलब एक तरह से आरएसएस आई थिंक छोटा शुरू हुआ इन सब के सामने। हिंदू महासभा ज़्यादा स्प्रेड था पहले मतलब वो पंजाब पाकिस्तान वाली हिस्सों तक सब तरफ फैला हुआ था। ये तो यहाँ से शुरू होता है और ये एक बिल्कुल एक ज़्यादा मिलिटेंट सोच के साथ आता है। वो पेशवा वाला जो नोशन तो किताब में है कि उनका झंडा भी वही है जो पेशवा का झंडा है। उनके हिसाब से भारत या हिंदू राष्ट्र का जो कर्ता जो है वो एक उनके हिसाब से ब्राह्मण है। और ब्राह्मण मतलब कि वो चित्पावन ब्राह्मण है उनके हिसाब से। वो कोई मैथिल मछली खाने वाला मैथिल ब्राह्मण या पहाड़ी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तिवारी जी, शुक्ला जी, उपाध्याय जी, मिश्रा जी इस गेम से बाहर है अभी। जैसे गोडसे को फांसी पड़ा उसके 2-2.5 महीने के बाद ही डीवी केलकर नाम के एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिक वीकली में, ढेर सारी बातें लिखी आरएसएस और हिंदू महासभा के रिलेशनशिप को लेके, और बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी साइटेशन के, बिना किसी प्रोविनेंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान दिए बगैर, जबकि डीवी केलकर खुद लिख रहे हैं कि वो हेडगेवार के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब अगर वो हेडगेवार के दोस्त थे, आरएसएस के फाउंडर के दोस्त थे, तो हम इस समय देख रहे हैं कि एक बड़ी आबादी है, कोई उसमें गौरक्षा के नाम पर हिंसा को जायज़ ठहरा रहा है या हिंसा करने का एक जरिया ढूंढ ले रहा है। एक बड़ी आबादी है जो वो हर दिन कांवड़ उठाती है, शिव पूजा करने जाती है, गंगा जल लेने जाती है और रास्ते में मारपीट करती है। करीब करीब ये हमारे हर दिन की ज़िंदगी का एक सच हो गया है कि एक बहुत बड़ी आबादी है और वो बेरोजगार है और वो कहीं न कहीं अपने इस यहाँ पर मौजूदगी का एक रेलेवेंस पॉइंट खोज रही है। ये चीज़ हम बार बार इस जो जीवन की जद्दोजहद है गोडसे, उसमें भी देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस भी ये जो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को लेकर जो पूरा डिवाइड है, तो हिंदुत्व मेरे ख्याल से गोडसेवाद का ही एक तरह का, हमको गोडसेवाद ही कहना चाहिए, उसको गोडसेवाद है वो, और उसमें और कुछ नहीं है। गोडसे अपनी एक उपलब्ध होना बता रहा था वो कि मैं एक इस्तेमाल किए जा सकने वाला बेवकूफ़ हूँ, यूज़फुल इडियट जो होता है, और जिसको मैं कहता हूँ कि वो एक जैसे जो 75 साल बाद हम देख सकते हैं कि वो एक इन्वेजन ऑफ द इडियट्स और रिवेंज ऑफ द लूजर्स का जो समय आ जाता है, उनका काल है ये। तो गोडसेवाद जो है वो लगभग कोविड की तरफ इस देश में फैला हुआ है, और इसलिए ये किताब 75 साल बाद, गांधी के जाने के 75 साल बाद या गांधी की हत्या के 75 साल बाद, ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि इसके जरिए हम बहुत सारे उन सारी प्रवृत्तियों को देख सकते हैं जो कि इस पूरे देश में, और ख़ास तौर पे और इसलिए इस किताब को हिंदी में लाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हिंदी पट्टी सबसे बड़ा उसका एक फर्टाइल ग्राउंड हो गया, फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड है। ब्रीडिंग ग्राउंड है, मतलब फर्टाइल तो फिर भी एक पॉजिटिव शब्द है, पर जैसे बीमारियां फैलती हैं इसका ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह है हिंदी पट्टी जो है। और वहाँ पे गोडसे एक लंबे जर्नी के बाद गांधी का मर्डर करता है, और वो जर्नी का जो फेज है उसमें उसके दिमाग में जो 2 बातें जो उसके आर्टिकल्स में भी रिफ्लेक्ट होती हैं वो भर गई थी। बेशक उसका पर्सनल एक अपना प्रायोरिटी था, पर्सनल एक डिज़ायर था कि हम अपने आप को प्रूव करें लगातार, लेकिन उसके दिमाग में 2 बातें, नंबर 1 मुस्लिम्स के प्रति हेट्रेड, एंड नंबर 2 हिंदू राष्ट्र को लेके एक नॉस्टैल्जिया। बाय द वे, यही वो 2 बातें हैं जिसने गोडसे को प्रोपेल किया गांधी मर्डर के लिए
वही दो बातें आपको उन लोगों में भी आज के डेट में दिख जाएगा जो मुस्लिम्स पे अटैक कर रहे हैं, जो लिंचिंग कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये दो बातें उसके दिमाग में भरा कैसे। इसके लिए सावरकर अकेले नहीं थे रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए गोडसे का हम जितना हम समझ पाते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका अपना पूरा व्यक्तित्व जितना था, तो उसकी बहुत एक लिमिटेड वो थी। उसमें वो अपनी दिमाग में चाहे जितना भी उसकी हो कि मैं भी वहाँ तक जा सकता हूँ या मैं अपने को बहुत ऊपर रखता हूँ, लेकिन वो था नहीं मटेरियल। लेकिन ये जो लोग थे बाग साइड वाले, जिसमें आप सावरकर को रख सकते हैं और बाकी आरएसएस के तमाम लोगों को, इन लोगों ने यूटर्न तो तुरंत ले लिया। क्या इन लोगों को भी एकदम से दूर दूर तक इस चीज का अंदाजा नहीं था, या इनको ये लग रहा था कि समहाउ गांधी की हत्या के बाद ये लोग एकदम अनस्केप्ड रह जाएंगे, या इन तक कोई वो पहुंचेगी नहीं जांच की कोई? 8 दिसंबर 1947 को गोलवाल्कर जो सरसंघ चालक थे, उन्होंने दिल्ली में ही, ये रोहतक के पास, हाँ दिल्ली के आउटस्कर्ट में एक मीटिंग में, क्लोज डोर मीटिंग था, आरएसएस के लोगों का मीटिंग था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि गांधी जो कर रहे हैं गलत है। अगर वो नहीं रोकेंगे इससे, मतलब मुस्लिम्स को जो रोक रहे हैं पाकिस्तान जाने से, गलत कर रहे हैं। हम किसी हिंदू को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमको पता है कैसे हम चुप करा सकते हैं। और हम पाते हैं कि उसके 3 हफ्ते के बाद गोडसे और आप्टे गांधी हत्या का प्लान करना शुरू करते हैं और फिर करकरे उसमें शामिल हो जाते हैं। फिर वो प्रोसेस चल पड़ता है। सलमान रश्दी पे जो अटैक हुआ न्यूयॉर्क में, क्या हम उससे खोमैनी को अलग कर सकते हैं? क्या गोलवाल्कर जो सरसंघ चालक थे, पूजनीय थे, क्या वो फतवा जारी नहीं कर रहे थे? क्या उसको फतवा के रूप में लिया जाए ना? ये सब सवाल हैं जिस सवाल को एड्रेस नहीं किया गया, और इस पे इन्वेस्टिगेशन आज भी होना बाकी है। इसलिए गांधी मर्डर से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर साफ साफ बोल पाना संभव नहीं है आज के डेट में। ये सिर्फ गांधी की हत्या के 75 साल नहीं है, ये आरएसएस के भी 100 साल जो पूरे होने वाले हैं वो भी समय है। और इन 100 सालों का में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको आप देख सकते हैं एक पैटर्न की तरह, कि जैसे कि ये पूरा जो डबल स्पीक का जो मामला है, कि बोलेंगे पर नहीं है, ऐसा है पर वो नहीं है, हम सांस्कृतिक संगठन हैं पर हम बाकी ये। और ये किताब इसलिए बहुत, क्योंकि गोडसे भी कई किताबें आई हैं, क्योंकि एक वापस ये समय ऐसे लोगों पे प्राण प्रतिष्ठाओं का भी दौर है ना, पुनर्पाठ का भी दौर है, पुनर्पाठ का भी और प्राण प्रतिष्ठा का भी। तो पर ये किताब है जो कि गूगल से नहीं लिखी गई है, गूगल की मदद से। तो ये इसको लेकर एक्चुअली जितना रिसर्च इसमें शामिल है और उसका कितना क्लियर अकाउंट है। बिल्कुल ठीक बात है। इस बात में इसको आप समझ लीजिए कि इसमें इसकी जो बिब्लियोग्राफी है आप उसको पढ़ें, इसमें बहुत ज़्यादा शोध और इसके आखिरी के जो पन्नों में दिया गया है संदर्भ ग्रंथों की सूची है, बहुत ज़बरदस्त। और तो ये किताब एक्चुअली एक जर्नलिस्ट की फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है। और इसलिए हर जो, हालांकि बहुत सारे मीडिया इंडस्ट्री जिस तरह से हो चुकी है वो हो चुकी है, पर जो लोग अभी भी पत्रकारिता के बारे में सोचते हैं और अच्छी पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनको इस किताब को थोड़ा सा देखना चाहिए।